स्वागत है। आज हमारे पास ग्रो म्यूचुअल फंड चैनल पर नीलेश शाह के साथ हुए एक इंटरव्यू का ब्यौरा है जी। बातचीत का मकसद ये समझना है कि अभी जो माहौल है, मतलब एक तरफ अपनी अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है, हाँ, घरेलू स्तर पर तो मजबूती है। लेकिन दूसरी तरफ वो ग्लोबल टेंशन, कच्चा तेल, इन सब से बाजार में काफी अनिश्चितता है ना? बिल्कुल। तो ऐसे में एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, यही सवाल है। हाँ, तो हम इसी चर्चा से कुछ खास बातें निकालेंगे, जैसे मार्केट की वॉलेटिलिटी को कैसे समझें और ये जो अलग अलग फंड्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आर्बिट्राज, हाइब्रिड, इनका क्या रोल है। जी, इनकी भूमिका समझनी जरूरी है। हाँ, निवेश के जो बेसिक सिद्धांत हैं वो क्या होने चाहिए। बिल्कुल। और नीलेश शाह ने कुछ बड़े दिलचस्प उदाहरण दिए हैं, वो किंग कॉन्ग, गोरिल्ला, बंदर। हाँ, वो सुना मैंने। और क्रिकेट टीम वाला भी। हाँ, तो उनसे हम ये मुश्किल बातें आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब जो बातचीत का सार है उसे सामने लाएंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं बाजार की अस्थिरता से। नीलेश शाह ने कहा, एक पाँव ठंडे पानी में, दूसरा उबलते पानी में। हाँ, ये आज की स्थिति को बिल्कुल सही दिखाता है। घरेलू स्थिरता एक तरफ और वैश्विक अनिश्चितता दूसरी तरफ। तो मतलब उतार चढ़ाव तो रहेगा, इसकी उम्मीद रखें। हाँ, और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये अस्थिरता या वॉलेटिलिटी अपने आप में बुरी चीज नहीं है। अच्छा। इंटरव्यू में एक शेर था, परिंदे शुक्रगुजार हैं पतझड़ के। हाँ। अगर सदाबहार रहती तो तिनके कहाँ से लाते। वाह। मतलब ये जो गिरावट है, ये एक मौका है, खासकर उनके लिए जो एसआईपी कर रहे हैं। अच्छा, एसआईपी वालों के लिए। हाँ, या फिर जो अच्छी कंपनियों के शेयर धीरे धीरे इकट्ठा करना चाहते हैं, वो तिनके जमा करना है ना। तो ये एक अवसर है, डरने की बात नहीं। ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब आते हैं पोर्टफोलियो बैलेंस पर। क्रिकेट टीम वाला उदाहरण। हाँ, वो बहुत अच्छा था। कि टीम में सिर्फ बैट्समैन या सिर्फ बॉलर नहीं चलते, सब चाहिए। वैसे ही पोर्टफोलियो में लार्ज, मिड, स्मॉल कैप का बैलेंस क्यों जरूरी है। एकदम सही। और उनकी वो किंग कॉन्ग, गोरिल्ला, बंदर वाली उपमा इसे और साफ कर देती है। वो कैसे। किंग कॉन्ग यानी लार्ज कैप्स, बड़े स्थिर जैसे हाथी, ये स्थिरता देते हैं, खासकर जब बाहर अनिश्चितता हो। ठीक है। गोरिल्ला हो गए मिड कैप्स, इनमें स्थिरता भी है और ग्रोथ की क्षमता भी। किंग कॉन्ग से थोड़े फुर्तीले। और बंदर यानी स्मॉल कैप्स, सबसे ज्यादा फुर्तीले, तेजी से बढ़ सकते हैं, पर उछलकूद मतलब रिस्क भी उतना ही ज्यादा। हाँ, रिस्क तो रहता ही है। लेकिन मजे की बात यह है कि आज के गोरिल्ला और बंदर ही कल की किंग कॉन्ग बन सकते हैं। अच्छा, तो ये बैलेंस हर किसी के लिए अलग होगा, उनके रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से। बिल्कुल, ये निवेशक की अपनी जरूरत और रिस्क प्रोफाइल पर निर्भर करता है। तो फिर सही मिड कैप फंड चुनना काफी अहम हो जाता है। इसके लिए कोटक के BMV फ्रेमवर्क की बात हुई थी। ये क्या है। हाँ, BMV मतलब बिजनेस, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन। बिजनेस मैनेजमेंट वैल्यूएशन, ठीक है। पहले तो कंपनी का बिजनेस देखिए, क्या वो मजबूत है, समझ में आता है, क्या वो अपनी लागत से ज्यादा कमा पा रही है। ये हुआ बिजनेस। फिर मैनेजमेंट, कंपनी चलाने वाले लोग कैसे हैं, काबिल हैं, भरोसेमंद हैं, उनकी नीयत, गवर्नेंस कैसी है। और तीसरा वैल्यूएशन, यानी क्या शेयर का भाव सही है, कहीं बहुत महंगा तो नहीं। ये तीनों चीजें देखना जरूरी है। ये तो एक अच्छा फ्रेमवर्क है, पर एक आम निवेशक जो इतना गहरा नहीं जा सकता, वो फंड चुनते समय क्या देखे। आम निवेशक के लिए कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं, जैसे फंड का कम से कम 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। ठीक है। ये देखिए कि फंड का पैसा कितनी जगह फैला हुआ है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन कैसा है। डाइवर्सिफिकेशन। और लिक्विडिटी, यानी जरूरत पड़ने पर पैसा निकालना कितना आसान है। और वो कॉमन सेंस वाली बात। हाँ, वो बहुत जरूरी है। स्मेल टेस्ट कह सकते हैं। क्या पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनियां हैं जिनके बिजनेस को आप समझते हैं। हाँ, वो बच्चों वाली कहानी थी ना। बिल्कुल, बच्चों ने उन कंपनियों के शेयर्स चुने जिनके प्रोडक्ट्स वो इस्तेमाल करते थे, और फंड मैनेजरों से बेहतर रिटर्न कमा लिया। वो कॉमन सेंस ही था। बिल्कुल दिलचस्प। तो ये तो हुई भारतीय इक्विटी की बात। इसके अलावा भी पोर्टफोलियो में कुछ और शामिल करना चाहिए, खासकर आज के माहौल में। अच्छा सवाल है। चर्चा में कुछ और विकल्पों का जिक्र था। हाँ, जैसे आर्बिट्राज फंड्स। आर्बिट्राज फंड्स वो क्या होते हैं। ये फंड्स कैश और फ्यूचर मार्केट के बीच कीमत के बहुत छोटे फर्क का फायदा उठाते हैं। रिस्क कम होता है। तो रिटर्न कैसा होता है। रिटर्न अक्सर डेट फंड जैसा होता है, पर टैक्स इक्विटी वाला लगता है, तो कुछ लोगों के लिए टैक्स के नजरिए से फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, और फिर हैं इंटरनेशनल फंड्स। ये आपके निवेश को दुनिया के अलग अलग बाजारों और बिजनेस में फैलाते हैं।
मतलब ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, ये तब काम आता है जब अपने देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था अलग अलग चल रही हों। और सोने की भी बात हुई थी, है ना? जी हाँ, सोना। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं, तो इससे कीमत को सपोर्ट मिल सकता है। तो क्या गहने खरीदें? छोटे निवेशकों के लिए गहनों या सिक्कों से बेहतर गोल्ड ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स रहते हैं। मैनेज करना आसान है। ठीक है। और हाइब्रिड फंड्स? हाँ, हाइब्रिड फंड्स ये उन निवेशकों के लिए अच्छे हैं जो खुद एसेट एलोकेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। ये फंड खुद ही इक्विटी और डेट में पैसा बांटकर बैलेंस बनाते रहते हैं, ऑटोमेटिक बैलेंसर की तरह। और एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी का भी जिक्र था। हाँ, मोमेंटम मतलब जो चल रहा है उसी के साथ चलो, बहती गंगा में हाथ धोना। ये सुनने में तो अच्छा लगता है। पर इसे दो-धारी तलवार कहा गया। बढ़ते बाजार में फायदा दे सकता है, पर गिरते बाजार में तेजी से नुकसान भी। तो फिर शायद अस्थिर बाजार में SIP के जरिए इसमें थोड़ा निवेश करना एक तरीका हो सकता है, पर सावधानी से। समझ गई। चलिए अब आखिर में उन सुनहरे नियमों पर आते हैं जिनका जिक्र हुआ। हाँ, नीलेश शाह की 3 मुख्य सलाहें थीं। पहली, नियमित निवेश करें, बूंद बूंद से सागर बनता है। ठीक है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट। दूसरी, विविधता लाएं, सारे अंडे एक टोकरी में ना रखें, डाइवर्सिफिकेशन। और तीसरी, धैर्य रखें, सब्र का फल मीठा होता है। बाजार में टिके रहें, जल्दीबाजी ना करें। और एक बात और, गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराएं नहीं। बिल्कुल, ये भी बहुत जरूरी है। और वो बाजार में गिरावट का इंतजार करने वाली बात, वो भी काफी अहम लगी मुझे। हाँ, बहुत अहम। एक कहावत है कि मोर पीपल हैव लॉस्ट मनी वेटिंग फॉर करेक्शन देन इन द करेक्शन इटसेल्फ। मतलब करेक्शन के इंतजार में ज्यादा पैसा गंवा दिया लोगों ने। हाँ, वो ट्रेन वाली मिसाल थी ना। ट्रेन थोड़ी चल पड़ी है तो दौड़कर चढ़ जाना बेहतर है, बजाय ये इंतजार करने के कि वो वापस आएगी। सही बात। चर्चा से हमारे सुनने वालों के लिए मुख्य बातें क्या रहीं? एक तो मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं, बल्कि इसे मौके की तरह देखें। जी। दूसरा, अपने निवेश को फैलाएं, सिर्फ स्टॉक्स में नहीं, अलग अलग एसेट क्लास में, इक्विटी, डेट, सोना, शायद थोड़ा इंटरनेशनल भी। बिल्कुल, डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा, फंड चुनते समय सिर्फ रिटर्न नहीं, बल्कि वो BMV, बिजनेस मैनेजमेंट वैल्यूएशन, और अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। हाँ, और चौथा, लंबी अवधि का सोचें और धैर्य रखें। बहुत अच्छे। तो ये थे मुख्य बिंदु। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। निवेश की दुनिया में असली जोखिम क्या है? जानकारी की कमी होना, या फिर अपनी भावनाओं पर, खासकर डर और लालच पर, काबू ना रख पाना?